ऑल राइट, वेलकम बैक। तो अब आप यहाँ पे हो, राइट वेंट्रिकल जैसे ही बोलोगे तो आप यहाँ पे हो ना। पहले आप इधर थे राइट एट्रियम में। और एक चीज, अब आप इसको इंटरनली दिखाया है उन्होंने। एक्सटर्नली तो ये ऐसा बंद था। एक्सटर्नली जो है ये ऐसा ऐसा दिखेगा ना आपको। अब वो थोड़ा सा अंदर का दिखा रहा है, मतलब एज इफ आप ट्रांसपेरेंटली अंदर का देख रहे हो राइट वेंट्रिकल को। उस एंगल से देखो तो इधर कस्प दिख रहा है आपको, और ऐसा लग रहा है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। तो ये इनफ्लोइंग पार्ट हो गया, और यहाँ से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है, तो वो आउटफ्लोइंग पार्ट हो गया इधर। तो वो जो उसका जो बिगिनिंग पार्ट है, वेंट्रिकल का जो पार्ट है ना, उसको उसने इनफंडिबुलम बोला है। बाद में उसका कंटिन्यूशन की पल्मोनरी ट्रंक बनती है, वो बात अलग है। फिर पल्मोनरी ट्रंक का राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बनते हैं, वो अलग है। लेकिन पहले वेंट्रिकल के हद तक वो बोलेंगे इनफंडिबुलम ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा बड़ा है ना, ऐसा इनफंडिबुलम के जैसा है, जैसे फनेल होता है ना वैसा, उसके जैसा है। तो दो ही वर्ड याद रखो, इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटफ्लोइंग पार्ट। ब्लड आता कहां से है, ब्लड जाता किधर है, सिंपल। और दोनों के बीच में सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट एक वर्ड आया है विच सेपरेट्स द इनफ्लोइंग पार्ट फ्रॉम द आउटफ्लोइंग पार्ट। इतना ही लिखना है आपको बस। ये स्टेप समझ गए आपको। अब बात आती है कस्प की। तो जो भी जितने भी कस्प है, सपोज यहाँ पे 3 कस्प है, तो 3 कस्प के लिए 3 पैपिलरी मसल्स लगेंगे। तो पैपिलरी मसल्स आर अटैच्ड टू द कॉर्डा टेंडिनी। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which is attached to the cusp and which opens and closes the cusp, कॉर्डा टेंडिनी। ठीक है। तो अब और एक चीज समझ लो कि इस डायग्राम में एक एग्जांपल बताया ऑथर ने आपको, एक कस्प, एक कॉर्डा टेंडिनी, एक पैपिलरी मसल, ऐसा है ये सेक्शन। इसमें 3 कस्प के लिए 3 हाथ लगेंगे आपको ऐसे, अगर कस्प मुझे इधर ओपन करनी है तो 1 2 और 3, और उसका डायरेक्शन उधर ही रहेगा एट्रियम की तरफ। और ये जो मेरे हाथ के जो टिप्स है, इसको कॉर्डा टेंडिनी अटैच रहेंगी, और उसका उधर का साइड पेपिलरी मसल्स को अटैच रहेगा। तो फिर वो ऐसा होगा, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ऐसा होने के बाद क्या है ना, अपने आप बंद हो जाती है। फिर वो इससे ज्यादा इधर इधर नहीं आ सकती हो, क्योंकि उधर कॉर्डा टेंडिनी है। तो वो धागे की तरह उसको फिर से खींच लेती है। जैसे बच्चे का पालना होता है, तो वो धागा उसको खींचता है, एक डिस्टेंस तक ही जाता है, वो ज्यादा उधर नहीं जा सकता। तो वैसे वो ऐसा ऐसा होने के बाद आपको अपने आप बंद हो रहा है, फिर ऐसा। तो सारा ब्लड अचानक से इधर चले जाता है। फिर वो फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाते हैं, मतलब फीलिंग स्टेज, एम्प्टी स्टेज, ऐसा। तो डरना नहीं है ना। नए नए बच्चों को ऐसा लगता है अरे कैसे फॉर्म हुआ डायग्राम, तो एक कस दिखा रहा है। और फिर थोड़ा सा कस का आइडिया दिखाने के लिए, अरे कस का आइडिया दिखाने के लिए यहाँ पे आपको ऐसा भी दिखाया गया है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, एक कस का आइडिया समझ सकते हो।
तो फाइब्रस रिंग इस तरह से ऐसे रहेगी पहले, कि जो भी कस फॉर्म होंगे और ऑरिफाइस आपका फॉर्म होगा, तो एक्चुअल में ये ऐसी रिंग है। अब उन्होंने आपको वो डायग्राम में उसको स्ट्रेट ऐसा ओपन करके बताया, वो बात अलग है, लेकिन ये है तो ऐसे, ऐसा वॉल है। ये स्टेप समझ रहे हैं आपको? ये फाइब्रस रिंग है सिद्रा, जो आपको ऐसे करके दिखाई गई है, ऐसे ओपन करके। पहले ये समझ लो, ये कस्प का आइडिया, क्योंकि ये कस्प है ना, इधर इस साइड में भी आएंगे बाइकस्पिड वॉल, और इधर ट्राइकस्पिड, इधर 2 कस्प है, इधर 3 कस्प है, बस फर्क इतना ही। ये बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो बाइकस्पिड वॉल है वो, उसमें 2 कस्प है। कस्प ऐसे रहेंगे, कस्प के डिजाइन इसके लिए सामने दिखा, येलो येलो कलर के, ठीक है। और इस साइड में 3 कस्प रहेंगे समझो, और उसके लिए ऐसा रिंग रहेगा, फाइब्रस रिंग। इस रिंग को पहले से समझ लो। ये एक चीज। अब इसको नीचे कस्प अटैच है, ऐसा 1 2 और 3, क्योंकि कस्प को इधर अटैच होने के लिए भी जगह चाहिए ना। वो साइड को तो कॉर्डा टेंडेनिया है, और कॉर्डा टेंडेनी का वो फिक्स एंड उधर का पैपिलरी मसल है, ऐसा, जो कि फिर वॉल ऑफ हार्ट को अटैच रहेगा। ये पैपिलरी मसल, कॉर्डा टेंडेनी, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसका। आया समझ में? रिंग, रिंग का आइडिया, फाइब्रस रिंग का आइडिया। हाँ, रिंग, कस्प, कॉर्डा टेंडेनी, पैपिलरी मसल, ये एक फिक्स आइडिया है, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है हर चेंबर में, इसके लिए मुझे लगा कि इसको भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। इसका रेफरेंस आता ही है हर चेंबर में, एट्रियो वेंट्रिकुलर। बस फिर इनफ्लोइंग पार्ट, आउटफ्लोइंग पार्ट आपने याद रखा, और इनफ्लोइंग पार्ट इज फॉर्म बाय ट्राइकस्पिड ऑरिफाइस, मतलब जो ओपनिंग है ना उसको ऑरिफाइस बोला है, और जो उसको गार्ड करता है उसको वॉल बोला है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एंड आउटफ्लोइंग पार्ट, जहां से ब्लड आउटफ्लो होता है, दैट इज पल्मोनरी ऑरिफाइस, क्योंकि अब वो उसी के नाम से पल्मोनरी ट्रंक बनना है ना उसका। सिंपल, बस इतना ही लिखना 5 मार्क के लिए। ये नहीं लिखना रिजेस विजेस, इसका कोई जरूरत नहीं। नाउ लेफ्ट एट्रियम, अब एक सुंदरता समझ लो कि बिल्कुल भी लोड मत लो किसी चीज का। जो भी चारों क्वेश्चन लिखे हैं सबका लिखने का पैटर्न सेम है, सबके स्टार्टिंग में डेफिनेशन आता है, और डेफिनेशन में आप ये बताते हो कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इट एक्चुअली। तो यहाँ पर भी लेफ्ट एट्रियम एक इंपॉर्टेंट चेंबर है, जो मेनली सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट एंड द बेस ऑफ द हार्ट, और एक ऐसा चेंबर है कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम लंग्स बाय 2 वेन्स ऑन ईच साइड। 2 पल्मोनरी वेन्स आएंगे, क्योंकि अब है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो आ रहा है ना हार्ट के तरफ लेके, तो उसका नाम उसने वेन रख दिया, पल्मोनरी वेन्स। तो इट रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 फ्रॉम ईच लंग, ऐसा, एंड इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दैट। ये उसका मेन फंक्शन आना चाहिए डेफिनेशन में। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया डेफिनेशन। एंड it pumps it towards the left ventricle through the atrioventricular orifice. सिंपल, बिल्कुल मैं सिखा रहा हूं आपको कि आंसर कैसा बनाना है उसका। ये नोट्स का छोड़ दो, आप अपने मन से याद रखो।
इतना तो सिंपल है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है कि डिऑक्सीजनेटेड होता है, कौन से ऑरिफाइस के थ्रू जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, उस साइड का ऑरिफाइस बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड है वो, हाँ माइट्रल वॉल्व उस साइड का, लेफ्ट, हाँ बाइकस्पिड है, ट्राई है, हाँ अच्छा ऐसा बोल रही क्या, राइट का ट्राई था ना, वो तो अभी डिस्कस कर लिया हमने, ट्राई का अभी डिस्कस कर लिया ना काफी, हाँ वो हो गया, अभी अभी हम लेफ्ट में हैं। तो हमने बताया कि ब्लड पासेस फ्रॉम राइट लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफाइस और बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, इजी पार्ट। आपने लिखा कहां से ब्लड आता है और कहां पे ब्लड जाता है। एक्सटर्नल फीचर्स में जैसे बाकी चेंबर्स का लिखा, वैसे इसके बारे में 2-3 सेंटेंस क्या लिख सकते हो। ये तो ज्यादा करके आपको पोस्टीरियरली दिखेगा, एंटीरियरली दिखता नहीं। हाँ तो नंबर 1, इट फॉर्म द पोस्टीरियर सरफेस और बेस ऑफ द हार्ट। देखो जो पोस्टीरियर सरफेस है वही बेस है भला, ऐसा है। Then it forms the superior border of the heart mainly. It forms the superior border of the heart. फिर और एक चीज आप लिख सकते हो, it is separated from the left ventricle by atrioventricular groove, ऐसा। इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब बाद में भी जब आप रिवीजन करोगे ना तो ऐसे मेरे याद करो सर ने कैसे समझाया था इसको, और अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करो। And it is separated from the right atrium by interatrial groove, ये इधर छुपी हुई रहती है वो, उनके अंदर भी ग्रूव रहती है, इंटरएट्रियल ग्रूव। तो मतलब 2-3 मार्क तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, 3-4 पॉइंट्स लिख दिए मस्त, ये सुंदर पल्मोनरी वेन्स दिख रही है दोनों साइड से ओपन हो रही है उसमें, तो एक बहुत ही ऐसा सिंपल सा आंसर है हार्ट का। हालांकि वो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और ये 2 डायग्राम सेम है, ऐसा है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, तो पहले ही आपने प्रैक्टिस कर लिया इसका। It receives the oxygenated blood from lungs through the 4 pulmonary veins and pumps it into left ventricle through the left atrioventricular orifice which is guarded by bicuspid और mitral valve। हाँ अब ये नाम तो एग्जामिनर जरूर देखेगा, ये तो फिजियोलॉजी में पता रहता है अपने को। Then external features, the posterior surface forms the anterior wall of oblique sinus of the pericardium and the anterior wall of atrium is formed by the interatrial septum। ये ठीक है, ये मत लिखो आप, उन्होंने ये पॉइंट मिस कर दिया है कि लेफ्ट एट्रियम फॉर्म्स द पोस्टीरियर सरफेस और बेस ऑफ द हार्ट, जो कि हम हर एक किस में लिखते आए हैं पहले से अलग अलग। इट ऑल्सो फॉर्म्स द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। क्योंकि हम एक ही पैटर्न रखेंगे सबको लिखने का, तो हमको इजी जाएगा वो, बस जिसका जो हमको पूछा गया उसको देख के थोड़ा लिख देने का बस। ये कुछ मत लिखो, आपने पहले बता दिया है 4 पल्मोनरी वेन्स कैसे वहां पे ओपन होती है, बस। अगर आपसे हो सके तो ये कॉमन डायग्राम यहाँ पे वो कस्प के, थोड़ा सा एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। ब्लड सप्लाई ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, है ना, हमेशा लेफ्ट कंपार्टमेंट है ना उसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस दे दो, और राइट कंपार्टमेंट है ना उसको राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच दे दो, सिंपल। अप्लाइड एनाटॉमी में भी
ये चारों में से कुछ भी पूछते ना वो, तो अप्लाइड में यही लिखने का। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। Second heart sound is produced by closure of semilunar valve. Narrowing of the valve orifice due to the fusion of the cusp known as stenosis, that is mitral stenosis or aortic stenosis. मतलब जो भी orifice वॉल का stenosis हुआ है उसका नाम आएगा applied anatomy में. Then dilatation of the valve orifice or stiffening of the cusp causes imperfect closure of the valve, leading to the back flow of the blood, and this is known as incompetence or regurgitation. Example, mitral regurgitation. तो मैंने क्या किया है ना, वो एक ही इसमें कॉमन लिख दिया है आपको, ताकि आप किसी भी चेंबर के लिए ये 3-4 लिख देने के आपने। Thrombosis of the coronary artery is common cause of sudden death, जिसको आप हार्ट अटैक बोलते हो। तो उसमें क्या होता है कि खुद हार्ट का ही ब्लड सप्लाई, उसकी मेन आर्टरी वो अचानक से ब्लॉक हो जाती है। वैसे देखा जाए तो उनका एनास्टोमोसिस बहुत अच्छा है। इट इज लाइक अ सर्कल ऑफ विलिस, इट इज लाइक अ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, कि जिसमें एक आध आर्टरी ब्लॉक भी हो जाए तो भी इधर से ब्लड उधर, उधर से ब्लड इधर, बहुत अच्छी तरह से होता है। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो नेचर ने इतना अच्छा प्लान किया है कि इजीली हार्ट अटैक आना नहीं चाहिए इंसान को। जब बहुत बात आगे बढ़ जाती है, बहुत मेन आर्टरी 90%, 95%, 99% ऐसे ब्लॉक हो जाती है, और वो भी मेन आर्टरी है, तभी हार्ट अटैक आता है। सो दिस कॉजेस मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स हार्ट। तो हार्ट के मसल का इन्फॉक्शन, इन्फॉक्ट होना मीन्स दैट इज नेक्रोसिस ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ द ब्लड सप्लाई। किसी चीज का ब्लड सप्लाई आप बंद कर दो तो उसकी सेलुलर डेथ हो जाएगी वहां पे, दैट इज इन्फॉक्ट। तो यहाँ पे किसका इन्फॉक्ट हुआ है? मायोकार्डियम का, मतलब मसल्स का, इसका उसका ब्लड सप्लाई बंद हो गया। अब ऐसा है कि हार्ट जो है उसकी जो मसल्स है वो मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन है ना, तो मसल से ही तो काम चलता है। अगर मसल रुक जाती है तो हार्ट का मूवमेंट रुक जाएगा, हार्ट का मूवमेंट रुक जाएगा तो बॉडी रुक जाएगा पूरा, ऐसा। तो ये अच्छी तरह से याद रखना कि होता क्या है हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक, हार्ट मतलब कोई ऐसे सरप्राइजिंग चीज नहीं है। उसमें भी आपकी जैसे बाइसेप्स होती है वैसे उसमें भी मसल है, कार्डियक मसल है। ये एक ऐसे जनरल नॉलेज अच्छे से याद रखना आप। और वो मसल का ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पे ये बतानी है कि जैसे कोई बॉडी बिल्डर मसल बनाने के लिए जिम में एक्सरसाइज करता है ना, तब उसके मसल बनते हैं, बाइसेप्स वगैरह, पेक्टोरल मसल्स वगैरह। वैसे आपके घर में जो भी सीनियर लोग हैं उनको बोलना कि उनके लिए हमेशा रोज 4 से 5 किलोमीटर चलना जरूरी है। उसको कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं। और उससे क्या होता है कि जैसे इधर से वजन उठाने से आपकी बाइसेप बनती है, तो चलने की वजह से आपके हार्ट के मसल का व्यायाम होता है, वो बहुत जरूरी है। तो आपके हार्ट के मसल स्ट्रांग रहते हैं। जैसे आप इधर बाइसेप्स को स्ट्रांग रखते हो और फिर वो पहलवान 100 किलो का वजन उठा सकता है, तो लॉजिक क्या है कि आप उसके मसल उसने स्ट्रांग बनाए। तो सिंपली हार्ट को वो करना है। अगर आपके घर के लोग 40-50 साल के हैं और वो घर पे बैठे रहते हैं, तो जितना बैठे रहेंगे उतना समझ लेना कि हार्ट कमजोर हो जाएगा, ऐसा। एग्जाम्पल उनको समझाना कि अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपका जो बाइसेप्स है वो 30 किलो वजन भी नहीं उठा पाएगा, 25 किलो भी नहीं उठा पाएगा, जो कि पहलवान 200-200 किलो के ऊपर उठाते हैं और नीचे रखते हैं फिर वो।
हाँ नहीं डंबल ने ऐसे उठाते ना कि वो बड़ा रहता है ऐसा करके फिर लेके जाते हैं, तो वो समझा ना उनको, वो सेम लॉजिक है अपने हार्ट का भी, कि उसकी मसल को एक्सरसाइज चाहिए ना। इंसान कभी ये समझता ही नहीं है कि मुझे चलना क्यों है, और उसकी एक्सरसाइज तभी होती है जब आप चलते हो, भागते हो, साइकिल चलाते हो, या फिर वो कार्डियो मशीन के ऊपर चलते हो। इसके लिए कार्डियो मशीन इतनी फेमस है कि बड़े से बड़े अमीर लोग उसके ऊपर 20-20 मिनट, 25-25 मिनट चल रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर वो अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, इनको, अनिल अंबानी तो बोलते हैं कि 21 किलोमीटर तक भागता है वो कार्डियो मशीन के ऊपर सुबह। व्हाई? बिकॉज दे आर केयरिंग अबाउट द हार्ट। अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि कितना भी शूटिंग करने के लिए उनको देर हो जाए और रात को 12-1 बजे क्यों ना घर पे आ जाए, वो 20 मिनट कार्डियो मशीन पे चल के ही सोएंगे। इतना इंपॉर्टेंस है उनको, क्योंकि उसका आप व्यायाम करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, और अचानक से हार्ट अटैक नहीं आएगा। बाकी तो ठीक है, तुम्हारा बीमारी, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होना है वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें उतनी कैपेसिटी रहेगी ना, इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप हॉस्पिटल तक जा सकते हो, आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो जल्दी से रिकवर हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्रांग रहेगा ना। अब जिस आदमी का हार्ट ही वीक है, जिसको एक कदम भी चलने की भी आदत नहीं है, तो वो तो जल्दी से फिर बेचारा डेथ हो जाएगी उसकी। ऐसा याद रखने का उसको। और दूसरा फायदा ये होता है कार्डियो एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से या चलने से, कि अगर सपोज उस आदमी का शुरुआत हुआ रहा आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन का, ब्लॉकेज का, तो वो भी निकल जाता है वो चलने से। अगर वो डेली उसको चलने की आदत है और भागने की आदत है, तो वो उसकी आर्टरीज भी क्लियर हो जाती है। तो मतलब दोनों भी फायदे हैं। समझ रहे हो ना आप? आजकल ये बहुत जरूरी है समझाना सबको, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है और कम एज में हो रहा है। मतलब अब वो जमाना नहीं रहा कि आप बूढ़े हो जाएंगे तभी होगा। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 25 साल के बच्चे में हार्ट अटैक हो रहा है। अब समझ रहे हो? एक्सरसाइज ही नहीं है, बच्चों को पहले से एक जगह बिठाया जा रहा है और उसको 8-8 घंटे पढ़ाई कराई जा रही है बस। तो ये पॉइंट जरूरी था, क्योंकि अगर मैंने बताया तो फिर वो स्टूडेंट्स के याद रहेगा। तो हाउ दैट प्रोमोसिस एंड कोरिलेशन ऑफ द हार्ट एंड कार्डियो एक्सरसाइज, वो अप्लाइड में भी डाल सकते हो आप, दैट कार्डियो एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द हार्ट। ऐसे आगे चलते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल देख लेते हैं। लॉजिक बिल्कुल सेम है। व्हाट इज इट, वेयर इज इट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में हम बोलेंगे, इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्स इट इनटू द aorta। देखो सेम पैटर्न है एक्सप्लेन करने का। कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ पे ब्लड जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिंपल है। इसके लिए सर क्या करते हैं ना, ये चारों चेंबर साथ में पढ़ाते तो समझ में आ जाता है। एक्सटर्नल फीचर में हार्ट के लिए वो क्या फॉर्म करता है, वही बात आती है फिर से। इट फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ द हार्ट, पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस। स्टर्नोकॉस्टल आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप सीधा एंटीरियर सरफेस याद रखो। मोस्ट ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। मतलब इतने बार वो चीज आ जाती है कि वो पढ़ पढ़ के हम बोर हो जाते हैं। इतना सिंपल है कि यार ये तो वही बार बार आ रहा है, वही डायग्राम आ रही है। ये देखो अब एंटीरियर सरफेस फॉर्म कर रहा है, लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म कर रहा है, अपेक्स फॉर्म कर रहा है, इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर सरफेस। वेरी सिंपल। हमेशा पहला पैराग्राफ वही है। इजी पार्ट देख लो, 2 मिनट में मन में रिवाइज कर लो। मैं कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहता स्टूडेंट को कि ये ऐसा है। ओके, आई गॉट इट। मुझे हमेशा लगता था जब मैं स्टूडेंट था ना, तो टीचर ने इस तरह से रोकना चाहिए थोड़ा,
वो ऐसे फास्ट फास्ट बोलते थे ना, तो फिर वो पॉइंट ये नहीं होते थे, ऐसे एक के ऊपर एक पॉइंट मेरे सब ओवरलैप हो जाते थे। ऐसा लगता था यार ये आदमी 1 मिनट शांत क्यों नहीं रहता है, मुझे पहला पॉइंट तो समझने दो। वो 40 मिनट में ऐसे एकदम स्पीड की तरह, मशीन गन की तरह बोल के चले जाते। तो इसके लिए फिर मेरे इसमें आया कि नहीं भाई रुको, अच्छा इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, ऐसे तो बच्चे को भी अच्छा लगता है फिर। और नहीं समझा तो पूछ सकते हो, ये वो भी चांस रहता है कि सर ये कैसे, क्या ये वाल्व कैसे आया। अच्छा, दूसरा पैराग्राफ क्या होता है हमेशा कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल बाय इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव and it is separated from the left atrium by atrioventricular groove, जो कि आपको पीछे से दिखेगी क्योंकि लेफ्ट एट्रियम पीछे है। ये इसको नाम देना आप, इसने नाम दिया है क्या, नहीं इसको लिखना आप, ये जो है ना इसको ऐसे एरो दिखाना, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है ये। It is divided into two parts, lower rough part which consists of trabecular cornea and upper smooth part which forms ascending aorta. It shows two orifices, left atrioventricular orifice or bicuspid or mitral orifice guarded by bicuspid valve. फिर वही पैटर्न आया हर एक चेंबर में, हमने ऐसा ही तो बोला कि वहां पे कौन सा ऑरिफाइस आ रहा है, देन aortic orifice guarded by aortic valve. aortic orifice में याद रख सकते हो कि which pumps the blood into the aorta through which ये देखो यहाँ पे जो रेड कलर का है वो aorta है, ascending aorta, और वो छुपा हुआ है पल्मोनरी ट्रंक के पीछे। ध्यान से थोड़ा देखो क्या हुआ है कि सामने से आपको राइट वेंट्रिकल दिख रहा है ऐसे, सपोज दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और इधर से मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है सपोज। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला है आवर्टा, असेंडिंग आवर्टा, जो कि ऐसे निकल रहा है, ये व्हाइट कलर से दिखा था आपको ये से, बराबर, लेकिन इधर से राइट वेंट्रिकल है, तो इसके लिए आपको वो स्टार्टिंग पार्ट नहीं दिख रहा है आवर्टा का, और राइट वेंट्रिकल से आपकी वो पल्मोनरी ट्रंक निकल गई, तो वो आपको पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है सामने से ब्लू कलर की, ऐसा हो गया वो एक के ऊपर एक। रिदा को समझा क्या? यस। हाँ, ये सामने से, सामने वाला जो हाथ है ना, इसमें आपको पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है, ठीक है, और पीछे छुप गया वो जो सर आपको दिखा रहे हैं, बाकी उसके ऊपर रेड कलर दिख रहा है आपको, ये ऐसा थोड़ा सा पार्ट छुप गया उसका, बिगिनिंग पार्ट, दैट इज असेंडिंग आवर्टा। तो टू orifices, atrioventricular orifice एंड aortic orifice। देखो हर चेंबर में रहेगा ना यार, सिंपल है ना, एक वो जो रहेगा जहां से ब्लड आता है और एक वो रहेगा जहां से ब्लड जाता है।
हाँ, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर डायग्राम तो ये है नंबर 1, नंबर 2, और हो सके तो ये। बाकी ब्लड सप्लाई, अप्लाइड एनाटॉमी, ये सब उसी पैटर्न में लिखोगे आप। वॉल्स इजी है, उसको अलग से आप रीडिंग दे सकते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ऐसा आता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो। अब सुंदरता है कि वो उसी सीक्वेंस में है डिस्कशन, इसके लिए आज ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ कि हम बिल्कुल वहीं पे है। और जैसे अभी सर ने दिखाया था कि असेंडिंग आवर्टा रहेगा और आगे ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो उसको कट कर दिया उसने। तो ऐसा दिख रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके असेंडिंग आवर्टा निकल रहा है, बराबर। तो सिंपल लॉजिक ये है कि भाई जैसे ही असेंडिंग आवर्टा निकलता है, तो सुंदरता देखिए आप, हार्ट बोलता है कि सबसे पहले ब्लड सप्लाई मुझे दे दो, क्योंकि अब असेंडिंग आवर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए निकला है, वो मेन पाइप है। वो ऊपर जाएगा, आर्च ऑफ आवर्टा बनेगा, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी आएगी, सबक्लेवियन आर्टरी आएगी, कॉमन कैरोटिड, फिर वो नीचे जाएगा, फिर एब्डोमिनल आवर्टा बनेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही उसकी शुरुआत हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे निकल रहा है, तो सबसे पहले हार्ट अपने लिए ब्रांच ले रहा है। तो ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग लगता है याद रखने के लिए। और कैसा ब्रांच ले रहा है? राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी, उसी के नाम से ले रहा है। अब कोरोनरी मींस हार्ट। ये एक स्टेप है। दूसरा एक स्टेप ऐसा है कि अब ये जो पूरा इसका रास्ता है जाने का इनका, तो फिर आपको इजी लगेगा कि ये पूरा रास्ता जो है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। ये है रास्ता, ये ग्रूव्स जो बने हुए हैं ना, इनके लिए बने हुए हैं, ऐसा है। दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द हार्ट, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब अगर ये इधर राइट साइड है, तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी इसी में से जाएगी। इसके लिए तो ग्रूव है ना, वो ग्रूव को इमेजिन करो ना आप, ग्रूव कैसी होती है, उसमें से कोई ऐसा वायर वगैरह जाता है ना, ऐसा। ये कोई सॉलिड चीज है, सपोज ऐसे। अब मुझे आर्टरी को यहां से भेजना है, ठीक है। ये आर्टरी है सपोज, बराबर, और इसके थ्रू उसको भेजना है। तो ऐसा बिल्कुल वो बाहर दिख के नहीं आनी चाहिए, इसके लिए नेचर ने या गॉड ने उसका ऐसा फिटिंग किया है उसमें। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वाह। इसको गुरु बोलते हैं, ऐसा है। मतलब गुरु कोई खाली गुरु नहीं है, वो उसमें आर्टरी रहेगी हमेशा जब तक इंसान जिंदा है, मरने के बाद भी रहेंगी फिर। तो ऐसा नहीं है कि ये आर्ट का डायग्राम हम ऐसे निकल रहे भाई इसमें गुरु है। हाँ राइट, एक बार वहां पे दिखाया था। तो ये इतना अच्छी तरह से प्लेन रहेगा कि ऐसे ऊपर से आपको ऐसे लगना भी नहीं चाहिए कि आर्टरी है वहां, इतना फिटिंग रहेगा उसका, मस्त एक्चुअली।
वो ग्रूव के अंदर ये जितने भी ग्रूव्स दिख रही है आपको, डॉट में दिखाया हो, पीछे हो, आगे हो, वो पहले समझ लेना। अब ये डायग्राम कैसी है, इसमें से उसने आर्टरी को निकाल दिया है, इसके बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा ऐसे कैसे ग्रूव रहेंगे? दैट ग्रूव इज ऑलवेज फिल्ड बाय द आर्टरी ना, ऐसा। ये एक चीज समझ लो। दूसरी एक चीज समझ लो कि पीछे ये छुपा हुआ जो अवर्टा है, वहां से अब राइट कोरोनरी आर्टरी निकलेगी, तो कॉमन सेंस है कि वो राइट साइड में जाएगी, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलेगी तो कॉमन सेंस है कि वो लेफ्ट साइड में जाएगी। इट इज हिडन बिहाइंड द पल्मोनरी ट्रंक, जरूर है। जब स्टार्टिंग होगा तो इट इज हिडन बिहाइंड द पल्मोनरी ट्रंक। ये स्टेप समझा आपको? फिर दूसरा स्टेप आपको इतना सिंपल है कि वो गुरु को ही फॉलो करना है आपको, उसको लिखते समय, कि दैट राइट कोरोनरी आर्टरी रन्स डाउनवर्ड्स through the right atrioventricular groove, then reaches up to the lower angle and winds around the inferior border, and then goes posteriorly into the posterior coronary sulcus or atrioventricular groove up to this point, जहां वो इंतजार करती है अपोजिट साइड का। अब इसकी बात कर लेते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी runs towards the left and winds around the left border, ये लेफ्ट बॉर्डर बताइए, और पीछे डॉट डॉट बताया है। तो पीछे का जो डॉट डॉट है ना, ध्यान दो, वो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है पीछे लेफ्ट एट्रियम है। हाँ, इसके लिए वो टॉपिक के बाद ये टॉपिक आता है। तो ये फर्क है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो पीछे से जाती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी आगे से पीछे जाती है। तो उसमें आप क्या लिखते हो? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट and it winds around the left border and runs downwards, posteriorly runs downwards through the left atrioventricular groove, and then anastomos with the right coronary artery। वहां पे आके दोनों का एनास्टोमोसिस हो रहा है, वो पॉइंट। मतलब उन्होंने पूरा एक तरह का सर्कल कर लिया है हार्ट को। देख लो, फिर 1 मिनट देता हूं, समझ लो। रिदा को समझा क्या? सिद्रा, लेफ्ट कैसे गई? सिद्रा को आवाज नहीं जा रही। यस सर। हेलो। हाँ, यस बोलने से क्या होता है, अपन कनेक्शन में रहते हैं, अपन प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं ना, ऐसा। क्योंकि अब मैं आपको स्टेप 3 बोलने वाला हूं। स्टेप 3 क्या है? जैसे ही लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहां से निकली थी, सुहाना, ये देखो, और वो गई थी इधर पीछे, मानते हो आप? डॉट डॉट मतलब पीछे है ना, मानते हो आप? हाँ, वहां पे ध्यान दो। उसी समय उसने एक बड़ी ब्रांच दे दी थी एंटीरियरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है तो वो ब्रांच, लेकिन माना जाता है कि ये दोनों की जैसी ही इतनी ही बड़ी प्रिंसिपल आर्टरी है, मेन ऐसे। हालांकि देखा जाए तो 2 ही मेन ब्रांचेस है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेकिन यहां से आने वाली, जैसे कोई माँ, उसकी 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती है तो उसकी बेटी उसकी जैसी दिखने लगती है,
जब वो माँ 28 साल की होती है तो